हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे चैप्टर 1 में देखा कि कैसे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई थी। नेशनलिज्म यानी कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी होना। लोगों के दिलों में देशभक्ति जागृत हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले मोनार्ची थी, यानी राजाओं का रूल था, और राजा अपने हिसाब से अपनी टेरिटरी एक्सपांड करता था, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता था। मगर धीरे धीरे डेमोक्रेसी के आइडियाज़ डेवलप होने लगे, जिससे लोगों के अंदर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप होने लगा, और इसलिए लोगों ने रिवॉल्ट किए और नेशन स्टेट डेवलप किए। नेशन स्टेट जब डेवलप हो गए तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए न्यू सॉन्ग्स बनाए गए, न्यू आइकन्स बनाए गए, सिम्बल्स बनाए गए और नए सारे आइडियाज़ भी लगाए गए, जिससे लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें, जब भी हम हमारा नेशनल फ्लैग देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हाँ, ये हमारे देश का फ्लैग है। जब भी हम हमारा नेशनल एंथम सुनते हैं, जो नेशनल सॉन्ग रहता है हमारा, ठीक है, वंदे मातरम, इन सबको जब भी सुनते हैं तब भी हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे देश की बात हो रही है, हमारे देश के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसी तरह से कई सारे न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, आइकन्स, सिम्बल्स यूज़ किए गए थे अलग अलग देश के लिए, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा डेवलप की जा सके। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया में ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई। तो हमने देखा था कि यूरोप में लास्ट में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो इंपीरियलिज्म में डेवलप हो गई थी। इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब बड़े बड़े कंट्रीज़ छोटे छोटे कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती राज कर लेने लगते हैं अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। अब ये जो प्रोसेस थी जिसमें बड़े बड़े नेशंस छोटे छोटे नेशंस के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और उनके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं, इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। और ये जो कंट्रीज़ जो कैप्चर होती हैं इन्हें कॉलोनीज़ कहा जाता है, और जो कंट्रीज़ कैप्चर करती हैं उन्हें कॉलोनाइज़र कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स इनके कॉलोनाइज़र्स थे। वैसे ही वियतनाम कॉलोनी थी फ्रांस की, फ्रांस यहाँ का कॉलोनाइज़र था। अभी जितनी भी कॉलोनीज़ थी, यहाँ पर जो कॉलोनाइज़र्स थे वो अपने रूल्स ज़बरदस्ती लगवाते थे, इनको गुलाम बन के रखा जाता था, इनको फ्रीडम नहीं मिलती थी। तो ये जितने भी कॉलोनीज़ थे ये सब इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे, और ये कॉमन पॉइंट था सारी कॉलोनीज़ में। वो इन कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट में लड़ना चाहते थे, वो आज़ादी चाहते थे। और इंडिया में भी नेशनलिज्म इसी चीज़ के लिए आया, क्योंकि पूरे इंडियन जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहते थे, यानी अपने कॉलोनाइजर्स से आज़ादी चाहते थे, वो फ्रीडम चाहते थे। अब यहाँ पर सारे कॉलोनीज़ लड़ तो एक ही के खिलाफ रही थी, यानी अपने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, मगर हर इंसान अलग अलग रीजंस के लिए लड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर लड़ रहे थे ताकि उन्हें फोर्स लेबर से छुटकारा मिल जाए, जबकि ज़मींदार लड़ रहे थे कि उन्हें टैक्स कम पे करना पड़े या बिल्कुल पे ना करना पड़े। तो आप ये कह सकते हो कि यानी एक कॉमन पॉइंट था कि सबको कॉलोनाइजर से छुटकारा चाहिए था, मगर रीज़न सबके अलग अलग थे। और इसीलिए स्टार्ट हुए थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जहाँ पर अलग अलग जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पर लोगों ने रिवॉल्ट किए और अपने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ खड़े हुए ताकि वो आज़ादी पा सकें। और इसी तरह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ इंडिया में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया, जबकि यूरोप में उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। थैंक यू।